नमस्कार दोस्तों। क्या आपके भी बड़े बड़े सपने हैं? क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं? तो सुनिए कहानी केशव की, जिसे ईश्वर ने अद्भुत प्रतिभा दी थी, पर उसके आलस्य ने उससे सब कुछ छीन लिया। यह कहानी आपको बताएगी कि क्यों प्रतिभा से ज्यादा परिश्रम का मूल्य होता है और कैसे आज का छोटा सा प्रयास ही कल आपके बड़े सपनों को सच करता है। आज रात जब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपने चमक रहे हैं। किसी को विद्वान बनना है, किसी को महान योद्धा, तो किसी को सबसे धनी व्यापारी। ये सपने देखना बहुत अच्छी बात है बच्चों। सपने ही तो जीवन को दिशा देते हैं, उसे अर्थ देते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है सपनों की और उन सपनों को सच करने के लिए लगने वाले पुरुषार्थ की। यह कहानी है समय की, जो किसी के लिए नहीं रुकता। तो आओ मेरे पास बैठो और ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव था, जिसका नाम था रंगपुर। जैसा नाम वैसा ही गांव। वहां की प्रकृति में इतने रंग थे कि जैसे स्वयं ईश्वर ने अपनी तूलिका से उसे संवारा हो। उस गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। विधाता ने उसे अद्भुत प्रतिभा दी थी। उसकी आंखों में एक अनोखी कल्पना शक्ति थी और उसके हाथों में जैसे जादू था। वह रंगों में भी प्राण फूंक सकता था। उसका सपना था कि वह एक दिन इस देश का सबसे बड़ा चित्रकार बनेगा। वह सपना देखता था कि राजधानी पाटलिपुत्र के राजमहल की सबसे बड़ी दीवार पर वह स्वयं एक ऐसा विशाल और भव्य चित्र बनाएगा जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भी चकित रह जाएंगी। लोग कहेंगे, यह तो केशव की कला है, अजर अमर कला। जब भी वह अपने मित्रों के साथ बैठता तो अपनी भविष्य की योजनाओं का बखान करता। तुम देखना, वह कहता, एक दिन सम्राट स्वयं मेरे द्वार पर चलकर आएंगे और कहेंगे, केशव, हमारे नए सभा भवन की शोभा तुम्हारे बिना अधूरी है। उसके मित्र उसकी कल्पनाओं पर हंसते, पर केशव अपनी ही दुनिया में मग्न रहता। वह घंटों नदी किनारे बैठा रहता, पानी में बनते बिगड़ते प्रतिबिंबों को देखता और मन में चित्रों की रूपरेखा बनाता। वह बादलों में छुपे हाथी, घोड़े और देवताओं के आकार ढूंढता। उसकी कल्पना का घोड़ा तो आकाश में दौड़ता था, पर उसके हाथ तूलिका उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। जब भी उसकी मां कहती, बेटा केशव, कब तक यूं ही खाली बैठे कल्पना करते रहोगे? उठो, कुछ काम करो, रंगों से हाथ आजमाओ। तो वह कहता, मां, महान कला को समय लगता है, अभी सही समय नहीं आया है। जिस दिन मेरे मन का चित्र पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन मैं ऐसा काम शुरू करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। वह हमेशा सही समय की प्रतीक्षा करता रहता। कभी कहता, आज मौसम ठीक नहीं है, कला के लिए मन में शांति चाहिए। कभी कहता, मेरे पास अभी उत्तम कोटि के रंग नहीं हैं। जब तक वे नहीं मिलते, मैं अपनी कला का अपमान नहीं कर सकता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। केशव के सपने और भी विशाल होते गए, पर उसका आलस्य भी एक बड़े पहाड़ की तरह ऊंचा होता गया। उसी गांव में माधव नाम का एक और युवक था। माधव में केशव जैसी जन्मजात प्रतिभा नहीं थी। उसकी कल्पना की उड़ान भी ऊंची नहीं थी, पर उसके पास जो था वह था अटूट परिश्रम और लगन। जब केशव नदी किनारे बैठकर सपने बुन रहा होता, माधव सुबह से शाम तक अपने छोटे से आंगन में रंगों से जूझता रहता। उसके बनाए शुरुआती चित्र बड़े साधारण और निर्जीव होते थे। लोग उसे देखकर कहते, माधव, क्यों व्यर्थ में समय गंवा रहे हो? यह काम तुम्हारे बस का नहीं। कला तो ईश्वर का वरदान है, जो केशव को मिला है, तुम्हें नहीं। माधव किसी की नहीं सुनता। वह बस मुस्कुरा देता और अपने काम में और अधिक डूब जाता। हर रेखा के साथ वह अपनी कला को निखारता और अपनी कमियों को दूर करता। उसकी उंगलियों पर रंग के दाग स्थायी हो गए थे। शरीर पसीने से लथपथ रहता, पर उसकी आंखों में एक ही धुन थी, सीखना है और बेहतर बनना है।
गांव में आचार्य वात्सल्य नाम के एक वृद्ध चित्रकार रहते थे। वे दोनों युवकों को भली भांति जानते थे। एक दिन उन्होंने केशव को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र केशव, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े सपने देखते हो। यह अच्छी बात है, पर बड़े सपने देखने से पहले छोटी रेखाएं खींचना आवश्यक है। उन्होंने केशव को ताड़ का एक छोटा सा पत्र दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस पर एक पीपल का पत्ता बनाओ, बस एक छोटा सा पत्ता जिसकी हर नस सजीव लगे। केशव ने उस पत्र को देखा और मन ही मन हंसा। मैं जो पूरे महाभारत को चित्रित करने का सपना देख रहा हूं और आचार्य मुझसे यह बच्चों जैसा काम करने को कह रहे हैं। उसने बेमन से वह पत्र ले तो लिया, पर घर आकर उसे एक कोने में फेंक दिया। उसने सोचा, जब बड़ा काम करूंगा तो यह सब अपने आप आ जाएगा। अभी इन छोटे कामों में समय क्यों नष्ट करूं? कुछ दिनों बाद आचार्य वात्सल्य माधव के पास गए। उन्होंने देखा कि माधव एक साधारण से कपड़े पर घोड़े का चित्र बनाने का प्रयास कर रहा है और बार बार असफल हो रहा है। आचार्य ने उसे भी ताड़ का एक वैसा ही पत्र दिया और पीपल का पत्ता बनाने को कहा। माधव ने उसे गुरु का आदेश समझकर माथे से लगा लिया। उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और उसी पत्र पर जुट गया। कई दिनों के अथक अभ्यास के बाद जब उसने वह पत्ता बनाकर आचार्य को दिखाया तो वे बस देखते रह गए। उस छोटे से पत्ते की हर नस में जीवंतता थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी पेड़ से टूटकर गिरा हो। आचार्य ने माधव की पीठ थपथपाई और कहा, पुत्र, तुम्हारी साधना एक दिन अवश्य सफल होगी। समय अपनी गति से चलता रहा और फिर एक दिन वह घोषणा हुई जिसका केशव बरसों से सपना देख रहा था। पाटलिपुत्र के सम्राट ने घोषणा करवाई कि नए सभा भवन की मुख्य दीवार के लिए देश के सबसे उत्तम चित्रकार की खोज है। इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जो ठीक 1 वर्ष बाद होगी। यह समाचार जब रंगपुर पहुंचा तो केशव की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास गया और बोला, देखा मां, मैंने कहा था ना, मेरा समय आ गया है। अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि असली कला क्या होती है। वह बड़े उत्साह से अपनी उस कुटिया में गया जहां उसने काम करने का स्थान बना रखा था। उसने वहां पड़े कपड़ों को देखा, अपनी तूलिका उठाई और उसके हाथ कांप गए। जिन हाथों ने कभी घंटों तक अभ्यास नहीं किया था वे बिल्कुल अनियंत्रित थे। उनमें एक शिल्पी का ठहराव नहीं था। उसने एक रेखा खींची पर रेखा टेढ़ी हो गई। उसने रंग मिलाया पर वह सही रंग बना ही नहीं पा रहा था। उसकी कल्पना में जो भव्य छवि थी वह कपड़े पर उतर ही नहीं रही थी। वह घबरा गया। दिन बीतने लगे पर उसके चित्र का एक अंश भी तैयार नहीं हुआ। वह सुबह से शाम तक कोरे कपड़े को घूरता रहता, पर उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। बरसों के आलस्य ने उसके हुनर पर जंग लगा दी थी। तभी उसने अपनी कुटिया से बाहर झांका। उसने देखा कि माधव अपने आंगन में पूरी शांति और एकाग्रता से एक विशाल चित्र पर काम कर रहा है। उसके हाथ सधे हुए थे, उसकी तूलिका पानी की तरह बह रही थी और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। यह वर्षों की साधना का तेज था। केशव का हृदय पश्चाताप की आग में जलने लगा। उसे आचार्य वात्सल्य की बात याद आई। बड़े सपने देखने से पहले छोटी रेखाएं खींचना आवश्यक है। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। केशव रात भर सो नहीं सका। उसने जैसे तैसे एक अधूरा और फ्लॉड चित्र तैयार किया। जब वह पाटलिपुत्र के राज दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि देश के कोने कोने से बड़े बड़े चित्रकार अपनी कलाकृतियां लेकर आए हैं। फिर माधव की बारी आई। उसने जब अपने चित्र से पर्दा हटाया तो पूरा सभा भवन स्तब्ध रह गया। उसने मां यशोदा और बाल कृष्ण का चित्र बनाया था। उस चित्र में इतना वात्सल्य, इतनी जीवंतता थी कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कृष्ण अपनी बाल लीला कर रहे हों। सम्राट अपनी गद्दी से उठकर नीचे आ गए और माधव को गले लगा लिया। जब केशव का नाम पुकारा गया तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। वह अपना अधूरा चित्र लेकर आगे बढ़ा ही नहीं। उसका सिर झुका था
और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका सबसे बड़ा सपना आज उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर गया था और इसका दोषी वह स्वयं था। माधव को राज चित्रकार की उपाधि मिली और केशव खाली हाथ, टूटे हुए सपनों और गहरे पश्चाताप के साथ गांव लौट आया। तो मेरे बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? केशव के पास प्रतिभा थी, बड़ा सपना था, पर पुरुषार्थ नहीं था। माधव के पास शायद उतनी प्रतिभा नहीं थी, पर उसके पास लगन, परिश्रम और पुरुषार्थ था। उसने हर दिन अपने सपने को जिया, उसे अपनी मेहनत से सींचा। याद रखना, आप जो सपने देखते रहते हैं उनको पूरा करने के लिए आज ही पुरुषार्थ करें, अन्यथा समय निकल जाने पर आपके सपने तो पूरे हो नहीं पाएंगे, बस पश्चाताप ही होगा। कल्पना का घोड़ा दौड़ाना अच्छा है, पर जब तक उस पर कर्म की काठी नहीं कसोगे, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा आज का किया गया छोटा सा प्रयास कल तुम्हारे बड़े सपने को सच करेगा। जाओ, अब सो जाओ और कल सुबह एक नई शुरुआत करना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।